नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम सॉल्व कर रहे हैं लेटर सी बुक की प्रॉब्लम्स और अब हम आ चुके हैं चैप्टर 8 पर। पिछले पार्ट में हमने सॉल्व की थी चैप्टर 8 की सेक्शन ए, बी एंड सी की प्रॉब्लम्स और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 8 का लास्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन डी। इस सेक्शन में हमें कुछ प्रोग्राम्स लिखने हैं फॉर द गिवन प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए जिससे आप सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही आप इस बेल आइकन को भी हिट करें जिससे फ्यूचर में जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन डी की फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर वैल्यू यूज़र से लेनी है और उसका फैक्टोरियल निकालना है। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इस फंक्शंस का यूज़ करेंगे। आपको याद होगा कि फैक्टोरियल की प्रॉब्लम हम पहले भी इस सीरीज़ में कर चुके हैं। मैं उसका लिंक इस वीडियो में अटैच कर दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे कि आपको ये लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है ये वाला, इसमें हमने उसी लॉजिक का इस्तेमाल किया है जो हमने पहले वीडियोस में मैं आपको समझा चुका हूँ फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो मैं इस लॉजिक को दोबारा से नहीं समझाऊंगा कि हम कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे फोकस करूँगा कि हम किस तरह से फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमने अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया और उसके बाद पहले हम मेन फंक्शन को देखते हैं। तो देखिए ये मेन फंक्शन है और इसके अंदर हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एन और फैक्ट। एन में हमने यूज़र से एक नंबर इनपुट करवाया है और फैक्ट में हमने कॉल कर दिया है फैक्टोरियल को। ठीक है, तो जो भी ये जो फैक्टोरियल फंक्शन है जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम फैक्ट में सेव करवा देंगे और हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि फैक्टोरियल फंक्शन फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। किसका फैक्टोरियल रिटर्न करेगा? इस एन नंबर का, जो कि हम एज ए इनपुट देंगे। और जब हमारा इस फैक्ट नाम के वेरिएबल में वैल्यू रिटर्न हो जाएगी तो उसके बाद हम इसी को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब आते हैं इस फैक्टोरियल फंक्शन में। तो देखिए इस फैक्टोरियल फंक्शन में क्या हो रहा है। फैक्टोरियल फंक्शन में हमने एक इंटीजर इनपुट किया और यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा है फैक्टोरियल निकालने का और लास्ट में जब हमने फैक्टोरियल निकाल लिया तो इसने उसी फैक्टोरियल वैल्यू को रिटर्न कर दिया। ठीक, और ये लॉजिक जो है आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट किया, इसने हमसे मांगा कि एक नंबर एंटर करिए। हमने नंबर दिया 5 तो इसने हमें 5 का फैक्टोरियल बता दिया। ठीक है, अब इसको एक बार डिबग करके देखते हैं कि कंट्रोल किस तरह फ्लो होता है। तो मैंने लाइन नंबर 17 पे डिबग पॉइंट लगा दिया और फिर यहाँ पे मैंने लाइन नंबर 4 पे डिबग पॉइंट लगा दिया और लाइन नंबर 9 पे डिबग पॉइंट लगा दिया। अब मैंने डिबग पॉइंट हिट किया है और स्टार्ट करते हैं। अब इसने मुझसे मांगा एक नंबर में मैंने इसको दे दिया 5। अब हमारा कंट्रोल आ गया है लाइन नंबर 16 पर। अभी तक n की वैल्यू है 5 और फैक्ट में कुछ भी रैंडम नंबर स्टोर किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखिए जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो कंट्रोल लाइन नंबर 17 से जाएगा लाइन नंबर 4 पर, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा। तो देखिए जैसे मैं करता हूँ कंटिन्यू, तो देखिए कंट्रोल जो है लाइन नंबर 4 पर आ गया है ना। अब इसके बाद का ये सब रन होगा और फाइनली कंट्रोल हमारा लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू 120 यहाँ पे सेव हो चुकी है ना, फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू। और अब ये फैक्ट वेरिएबल यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो यानी कि 120 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अब जब ये रिटर्न होगी तो दोबारा से कंट्रोल आएगा लाइन नंबर 17 पे। देखिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, ये लाइन नंबर 17 पर आया, फैक्ट में वैल्यू हमारी स्टोर हुई और उसके बाद ये प्रिंट हो गई, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम बी ऑफ सेक्शन डी आपकी स्क्रीन पर है। इसमें हमें एक पावर फंक्शन लिखना है जो कि दो इनपुट लेगा, दो इंटीजर इनपुट लेगा ए एंड बी, और हमें कैलकुलेट करना है ए रेज टू द पावर बी। इसका कोड देखते हैं। तो देखिए ये हमने पावर फंक्शन इंप्लीमेंट किया है। ये दो इनपुट लेता है ए एंड बी और फाइनली रिटर्न कर देता है पावर ऑफ ए। पावर ऑफ ए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और फाइनली ये हमने लॉजिक लिखा है नंबर की पावर निकालने का, ए रेज टू पावर बी, और हमने पावर ऑफ ए रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस लॉजिक को मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा
क्योंकि ये लॉजिक मैं पहली वीडियोस में समझा चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इस वीडियो के, आप जाके उसको लॉजिक को देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा फोकस ये है आपको ये समझाना कि हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने अपना पावर फंक्शन लिख लिया है, ये 2 इनपुट लेगा और ये a रेज़ टू पावर b की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब देखिए हमने इसको कॉल कैसे किया है। मेन फंक्शन में हम आ गए। मेन फंक्शन में हमने यूज़र से 2 वेरिएबल लिए, 2 इंटीजर इनपुट लिए और उनको a और b नाम के वेरिएबल में सेव करवा लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना पावर फंक्शन कॉल कर दिया और उसमें a एंड b इनपुट दे दिया और ये पावर फंक्शन हमें रिटर्न करेगा a रेज़ टू पावर b, जिसको कि हम वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे और फाइनली हम इसको प्रिंट करवा देंगे। तो देखिए जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, इसने हमसे 2 नंबर मांगे 2 और 3 और इसने हमें इनपुट दे दिया, आउटपुट दे दिया 2 रेज़ टू पावर 3 इज 8। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने में मज़ा आएगा। चलिए इसमें हमें क्या है कि इनपुट लेना है कोई भी नंबर यूज़र से और उसका रोमन नंबर में हमें प्रिंट करवाना है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रिंट करवाने के लिए रोमन नंबर में हमें पता होना चाहिए रोमन नोटेशंस का। ठीक है, तो नोटेशंस क्या है कि अगर 1000 होता है तो हम उसको m लिखते हैं रोमन नंबर में, 500 को हम d लिखते हैं, 100 को हम c लिखते हैं, 50 को हम l लिखते हैं, 10 को हम x के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, 5 को हम v के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं एंड 1 को हम ये i के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि रोमन इक्विवेलेंट ऑफ 1988 वुड बी दिस एंड रोमन इक्विवेलेंट ऑफ 1525 वुड बी दिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको ही समझने की कोशिश करिए कि रोमन इक्विवेलेंट ऑफ 1988 ये कैसे हुआ। तो देखिए सबसे पहले इसमें आया 1000, तो हमने 1000 के लिए यहाँ पे m लिख दिया, है ना। उसके बाद है इसमें 988, तो 988 में कितनी बार 500 आएगा, 1 बार, तो हमने यहाँ पे d लिख दिया। उसके बाद 500 चला गया, अब हमारे पास कितनी बार इसमें 100 आएगा, तो 500 के बाद हमारा 300 और आएंगे तो 800 हो जाएगी वैल्यू, राइट। तो सॉरी 400 आएंगे तो 500 प्लस 400 इज इक्वल टू 900, तो हमने 4 बार सी लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि 4 बार 100 भी आ गए। अब हमारे पास जो है वैल्यू बची सिर्फ 88, क्योंकि 900 तक हम लिख चुके हैं। तो अब 88 लिखने के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 1 बार 50, तो हमने 1 बार l लिख दिया। उसके बाद 50 हमारा हो गया, अब 30 और हमें लिखना है, तो 3 बार हम x लिखेंगे, तो 50 प्लस 30 हमारा हो गया 80। उसके बाद हमें लिखना है 8, तो 8 लिखने के लिए हम एक बार लिखेंगे 5, तो उसके लिए हमने v बना दिया, और 5 के बाद हम 3 बार लिखेंगे 1, तो इसके लिए हमने 3 बार i बना दिया, तो 5 प्लस 3 8 हो गया। तो आप इस तरह से देखिए, तो v से लेकर ये 3i हमारे बन गए 8, l से लेकर और ये 3x, तो l हो गया 50 और ये 3x हो गए हमारे 30, तो 50 प्लस 30 80, तो ये हमारा बन गया 80। उसके बाद 4 बार c है, तो ये हमारा हो गया 400 और प्लस ये d है हमारा 1000, तो सॉरी d है हमारा 500, तो 500 प्लस 400 हमारा होगा 900 और ये 1000, तो इस तरह से 1988 हो गया। अब इसका कोड देख लेते हैं जल्दी से। ये देखिए इसका कोड है, कोड बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मेन फंक्शन को ही देख लेते हैं। मेन फंक्शन में हमने यूज़र से इनपुट लिया और हमने उसके बाद रोमन एक फंक्शन में लिखा है ये ऊपर, इसको कॉल कर दिया और इसमें ये जो हमने यूज़र से इनपुट लिया ईयर वो हमने इनपुट कर दे दिया, पास कर दिया इसको, इस फंक्शन को। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सारा काम करेगा प्रिंट करवाने का। तो इसमें बेसिकली क्या है, अब वही जो हमने वे लॉजिक डिस्कस किया है कि वाइल लूप चलाया कब तक के लिए, जब तक कि ये नंबर 0 नहीं हो जाता, है ना। और क्या किया हमने वाइल लूप के अंदर, सबसे पहले हमने निकाले कि इसमें कितने 1000 आ रहे हैं। तो अगर नंबर 1000 से बड़ा है तो हमने तुरंत प्रिंट करवा दिया और उसमें से नंबर में से 1000 माइनस कर दिया। फिर अगर ये नंबर 500 से बड़ा है या इक्वल है तो हमने डी प्रिंट करवा दिया और इसमें से 500 माइनस कर दिया। अगर ये नंबर 100 से बड़ा और इक्वल है तो हमने सी प्रिंट करवा दिया और उसमें से 100 माइनस कर दिया। इसी तरह 50 के लिए किया और 10 के लिए किया, 5 के लिए किया और उसके बाद 1 के लिए किया, और फाइनली हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करवा दी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और ये हमारा वी आर डन। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जब हमने एग्जीक्यूट किया और एग्जाम्पल हम इनका ही ले लेते हैं, सपोज हमने लिया 1525, तो देखिए 1525 हमने प्रिंट किया और ये है MD XXV, तो आप इसका आउटपुट देखिए MD XXV सही आउटपुट है ये। अब हम करते हैं 1988, एक बार देख लेते हैं। तो ये हमने दिया इनपुट 1988, अच्छा हमने प्रिंट करवाया, तो ये एग्जैक्टली मैच हो रहा है हमारे जो प्रॉब्लम में एग्जाम्पल दिया हुआ था उससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है, एक ईयर, और हमें फाइनली ये बताना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है। तो चलिए इसका कोड देख लेते हैं। तो दोस्तों कोड आपकी स्क्रीन पर है। इसमें मेन फंक्शन है, इसमें हमने एक ईयर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और यूज़र से हमने इनपुट ले लिया ईयर। उसके बाद हमने एक लीप ईयर नाम का फंक्शन बनाया और इसमें हमने ईयर की वैल्यू पास कर दी। अब आते हैं अपने लीप ईयर फंक्शन पे। ये देखिए लीप ईयर फंक्शन है और इस लीप ईयर, अच्छा मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स में कहीं भी इस लीप ईयर को डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ, आपने ध्यान दिया होगा। इसका रीज़न ये है कि ये मैं अपने लीप ईयर जो फंक्शन है इसको अपने मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं इसकी डेफिनेशन जो है अपने मेन फंक्शन से पहले दे रहा हूँ, तो मुझे अलग से किसी डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस अपने फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद में लिखूंगा तो मुझे मेन फंक्शन से पहले इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इस लीप ईयर को। लीप ईयर फंक्शन ने एक इनपुट लिया नंबर n और फाइनली इसने यहाँ पे कुछ लॉजिक यूज़ किया और लास्ट में रिटर्न कर दी इसने वैल्यू 0, और इस लॉजिक में इसने प्रिंट करवा दिया कि ये लीप ईयर है या नहीं है। इस लॉजिक को मैं आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियोस में इस लॉजिक को समझा चुका हूँ। उसका लिंक मैं ऊपर कार्ड्स में दे दूंगा और नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप इस लॉजिक को जाके वहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेन मकसद था आपको ये समझाना कि हम फंक्शंस के यूज़ के द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी प्रॉब्लम। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, ये हमारे इस चैप्टर 8 की लास्ट प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में हमें एक यूज़र से इनपुट लेना है, एक इंटीजर, और हमें प्राइम फैक्टर इस नंबर के प्रिंट करवाने हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर इन्होंने बताए हुए हैं कि ऐसे फैक्टर जो कि प्राइम हो, जो कि प्राइम नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका कोड आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसको। सबसे पहले हमने stdioh को इंक्लूड करवा लिया है, हेडर फाइल को अपने कोड में। सबसे पहले मेन फंक्शन को देखते हैं। मेन फंक्शन में एक इंटीजर हमने डिक्लेयर किया n और यूज़र से एक इनपुट लिया और इसको हमने n में स्टोर करवा लिया। अब हमारा फंक्शन से हम क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी कि ये प्राइम फैक्टर हमने एक फंक्शन बनाया है, इसमें हमने n इनपुट दिया और ये हमें सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स प्रिंट करके दे दे। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है इस फंक्शन से। तो अब देखते हैं इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं प्राइम फैक्टर में। तो एक प्राइम फैक्टर एक फंक्शन है और ये जो है इनपुट लेता है एक इंटीजर n। इनपुट लेने के बाद ये क्या करेगा, एक फॉर लूप में हमने चलाया और i की वैल्यू 2 से लेकर ये n तक i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो सबसे पहले i की वैल्यू होगी 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, 5, इस तरह से करते i की वैल्यू बढ़ती जाएगी n तक। और इस फॉर लूप के हमने अंदर एक वाइल लूप लगाया है। वाइल लूप कब चलेगा, जब n फैक्टोरियल i इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि अगर जो हमारा नंबर है वो i से पूरा डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा i है वो एक इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अगर फैक्टर है तो हम प्रिंट करवा देंगे कि हाँ i इसका फैक्टर है और n इज इक्वल टू n/i कर देंगे। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं नंबर 12, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे नंबर 12 हमने इनपुट किया, यहाँ पे 12 आ जाएगा लाइन नंबर 1 में। उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी और n डिवाइड बाई i, n फैक्टोरियल i इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, क्योंकि n जो है 12 जो है वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमने प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे 2 और n की नई वैल्यू हो जाएगी n डिवाइड बाई i, यानी कि 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6। तो n की वैल्यू हो गई 6। दोबारा से वाइल लूप चला तो अब 6 डिवाइड बाई 2 0 के इक्वल होता है, तो दोबारा से 2 प्रिंट हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 6/2,
यानी कि 3। और जब 3 हुआ तो 3 डिवाइड बाई आई, 3 फैक्टोरियल आई, ये वैल्यू फॉल्स हो गई, तो हम इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हमारी आई की वैल्यू हो जाएगी 3 बढ़ के, और n की वैल्यू आप देख रहे हैं 3 है। अब यहाँ पे हम आए तो 3 फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे हमने 3 प्रिंट करवा दिया और n की वैल्यू हो गई 1, n की वैल्यू हो गई 1, है ना, n 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, और फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई और हम बाहर आ गए। तो इस तरह से हमारा 2, 2 और 3 प्रिंट हो गया। एक बार इसको आपके सामने एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ मैं। सपोज हम चाहते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35, सो 5 और 7 आर द प्राइम फैक्टर्स। आशा करता हूँ आपको ये सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी, मैं उनमें क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक करें, बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 9 की प्रॉब्लम्स। धन्यवाद।